अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान गज़ाली बलोच। नाजरीन, आज की पॉडकास्ट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर अब्दुल करीम खालिद। डॉक्टर साहब इस वक्त एमएस कर रहे हैं चाइना से। तो आइए डॉक्टर साहब से उनकी प्रोफेशनल और एकेडमिक लाइफ के बारे में जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने तालीमी सफ़र के बारे में। आपने कब और कहाँ से स्टार्ट लिया और यहाँ तक कैसे पहुँचे? पहले आपने युवा से एक मास्टर प्रोग्राम किया और उसके बाद दोबारा फिर चाइना में आए मास्टर के लिए। तो ये किस तरह मतलब आपने चूज़ किया और इसके थोड़े से मतलब बेनिफिट्स बताएं हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुसैन गज़ाली साहब। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट में इनवाइट किया। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, और जो साउथ एशिया के स्टूडेंट हैं जो उर्दू या हिंदी समझते हैं। तो मेरे ख्याल में जो आपने पॉडकास्ट की सीरीज शुरू की है काफ़ी कंट्रीज़ की, तो ये बहुत अच्छा रहेगा उन सब के लिए कि काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और हमें पता नहीं होता। तो जिन जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जितना भी हो सका मैं, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है या मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और हाँ जी, मेरा नाम अब्दुल करीम खालिद है और मेरा ताल्लुक जो है ज़िला जंग की एक तहसील 18 हज़ारी से है, जो एक बैकवर्ड तहसील है। और मैंने एफएससी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो जंग है वहाँ से की। उसके बाद मेरे एफएससी में तकरीबन मार्क्स से 75 के करीब थे, 75% के करीब थे। तो इस वजह से मेरा युवास या सिवास में डीवीएम में एडमिशन नहीं हुआ, तो मेरा गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान में एडमिशन हुआ। उसके पीछे भी एक मोटिवेशन ये थी कि मेरे जो कज़न थे वो वीए थे, वेटनरी असिस्टेंट थे। तो उनका यही था कि अगर एमबीबीएस में नहीं होना तो आपने डीवीएम ही करना है। तो फिर उस वजह से मैंने डीवीएम में एडमिशन ले लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजरा गोमल यूनिवर्सिटी के अंदर। और वहाँ पे मैंने बहुत कुछ लर्न किया। उसके साथ जब डीवीएम मुकम्मल हुआ तो अ, उसके बाद ये है कि फिर सोचना शुरू कर दिया कि आगे क्या करना चाहिए। तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिली क्योंकि मेरी एक सीनियर थी गोमल यूनिवर्सिटी की जिनका नाम है डॉक्टर तला उमर। तो वो हमारी यूनिवर्सिटी की पहली ग्रेजुएट थी जो मतलब डीवीएम के फ़ौरन बाद चाइना आई एमफिल करने स्कॉलरशिप पे। और उनको देख के भी मतलब एक मोटिवेशन मिली कि हाँ जी, अगर वो जा सकती हैं हमारी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप करने के लिए, तो मैं क्यों नहीं जा सकता। तो फिर एक बेसिक रीज़न ये थी कि मैंने फिर ये सफ़र शुरू किया बाहर अप्लाई करने का। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की और आपका मेजर क्या है? तो पहले आपका मेजर मास्टर में कौन सा था और अब आपने कौन सा मेजर रखा है? बेसिकली 2020 में मेरी एडमिशन, मेरा जब डीवीएम ख़त्म हुआ तो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया चाइना के अंदर, टर्की के अंदर और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ना। तो लेकिन उस टाइम मुझे मुझे इतनी सक्सेस नहीं मिली और मैं रिजेक्ट हुआ। चाइना से भी मैं रिजेक्ट हुआ। तो तब मैं पेट एनिमल प्रैक्टिसेस कर रहा था, मैं क्लिनिक पे जॉब वगैरह कर रहा था उधर लाहौर के अंदर। तो उस टाइम मेरे घर वालों ने यही कहा कि टाइम ज़ाया करने की बजाय बेहतर है पाकिस्तान में एडमिशन ले लें। तो फिर मैंने यूएस में एडमिशन ले लिया पेट एनिमल प्रैक्टिसेस के अंदर क्योंकि मेरा वो शौक था। तो क्योंकि मैं क्लिनिकल साइड पे था तो मेरा माइंड यही था कि मैं जब भी अप्लाई करूंगा तो मैं क्लिनिक वाली साइड पे अप्लाई करूंगा। तो इसमें ये एक फैक्टर होता कि मैं बहुत सारे जो मेरे जानने वाले थे या मेरा सर्कल था वो बाहर मतलब एमफिल कर रहा था, तो मेरा उनसे कांटेक्ट रहता था। तो मेरा यही इंटरेस्ट था या क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन या प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन के अंदर अप्लाई करना है। तो जब भी मैं ईमेल भेजता था प्रोफेसर वगैरह को तो मेरा माइंड क्लियर था कि मैंने ये क्लिनिकल वाले प्रोफेसर को भेजना है या प्रिवेंटिव वेटनरी वाले मेडिसिन वाले जो प्रोफेसर हैं उनको ईमेल भेजनी है। क्योंकि मेरे माइंड में, क्योंकि मैं इंटरेस्ट भी यही था और मेरे माइंड में ये चीज़ क्लियर थी। तो इस वजह से मैंने फिर उनको ही रीच किया, चाहे वो चाइना के अंदर था चाहे बाकी कंट्रीज़ के अंदर था। तो मैंने उन प्रोफेसर को ईमेल भेजी जो मेरे इंटरेस्ट के रिलेटेड थे। तो फिर मेरा एडमिशन हो गया था यूएस के अंदर, उधर से भी एमफिल स्टार्ट था। तो फिर मैंने, क्योंकि मेरा शौक था बाहर जाने का, तो उधर भी अप्लाई करता रहा। चाइना के अंदर भी बाकी कंट्रीज के अंदर भी प्रोफेसर को ईमेल भेजता रहा। तो फाइनली जो 2021 के अंदर मुझे चाइना के अंदर 3 यूनिवर्सिटीज़
से एक्सेप्टेंस लेटर मिला, जिसके अंदर एक हुआचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एक अनहोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और तीसरी थी नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो फिर मैंने हुआचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को प्रेफर किया, क्योंकि इसकी रैंकिंग हाई थी, और दूसरा ये है कि मेरी जो सीनियर थी डॉक्टर तला उमर, उनका वो भी इधर ही थी। तो फिर मुझे ये लगा कि यूनिवर्सिटी बेस्ट है, तो मैंने यही चूज़ किया। और CSC स्कॉलरशिप में मैंने प्रेफरेंस दी। उस टाइम 3 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते थे हमारी दफ़ा। तो मैंने हुआचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुझे एक्सेप्टेंस मिल गई और मेरा एडमिशन हो गया। लेकिन तब मैं यूएस में 1 साल गुजार चुका था। जब मेरा एडमिशन हुआ तो मैंने फिर मशवरा किया, जो वहाँ पे सीनियर थे उन्होंने यही कहा कि आप ये है कि चाइना में जाके एमफिल करो, वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो तब कोविड चल रहा था, तो तब मैं आ नहीं सका, तो ऑनलाइन क्लासेस मैं ले नहीं सकता था, तो मैंने फ्रीज करा दिया। तो साथ में मैं जॉब भी कर रहा था क्लिनिक पे, साथ में वो यूएस वाला एमफिल कैरी ऑन किया। तो जब वो एमफिल ख़त्म हुआ तो तब चाइना ओपन हो गया। तो फिर मैंने उनसे पूछा, तो सबने ये मशवरा किया कि चाइना एक्सप्लोर करना चाहिए। तो फिर मैं दोबारा एडमिशन मतलब दोबारा एमफिल करने के लिए मैं दोबारा इधर चाइना आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ, जो तकरीबन 2 साल होने को हैं मुझे, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ मैंने लर्न किया रिसर्च वाली फील्ड में। तो ये सारी एक जर्नी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने डिसीजन के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह। सही, सही, सही। राइट डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पहले भी अपनी रिसर्च की और अब भी आप रिसर्च कर चुके हैं या कर रहे होंगे, तो उसमें आपको कौन-कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़े हैं और कौन-कौन से आपने उनके सॉल्यूशन निकाले हैं? बेसिकली जब मैं पाकिस्तान में रिसर्च कर रहा था, तो वो एक आप कह सकते हैं कि इतनी उस लेवल की रिसर्च नहीं थी। मतलब एक नॉर्मल रिसर्च थी कि आपकी डिग्री हो जाए। लेकिन ये है कि डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड में कर रहे हो रिसर्च। तो उसमें इतनी खास इनोवेशन नहीं थी, इतनी खास टेक्नोलॉजी मैं यूज़ नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैं चाइना आया तो बहुत सारी चीज़ें चेंज थी। मैं अब आपको बताऊं कि 1 साल जो है वो मुझे तो बस सीखने को ही मतलब लगा कि 6 महीने तो मुझे पता ही नहीं चला जब मैं चाइना आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जो चाइनीज स्टूडेंट थे उनसे मैं सीख रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि ये मेरे सर से ऊपर जा रही है। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि इनकी हैबिट भी चेंज थी, इनके जो वर्किंग टाइम था वो चेंज था, काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंस थी। तो आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो चाइनीज़ कहते हैं मतलब उन्होंने 8 बज के 1 मिनट का कहा है ना आपको, इतने बजे उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है। तो इसका मतलब है 8 बज के 1 मिनट पे ही शुरू करना है, 8 बज के 5 मिनट पे शुरू नहीं करेंगे। तो स्टार्ट में मतलब मैं थोड़ा हेजिटेट करता था, टाइम की पाबंदी नहीं थी, लेकिन ऐसा ऐसा फिर अपने आप को पंक्चुअल बनाया। उनके टाइम के मुताबिक मैंने उनके साथ एडजस्ट करना सीखा। तो उसके बाद उनसे सीखना शुरू किया। 6 महीने बाद मुझे पता चला मतलब कि हाँ जी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सीख रहा हूँ। तो फिर ऐसा ऐसा अब मतलब काफ़ी कुछ चीज़ों का पता चला है। तो फिर मतलब ये है कि आप लगातार आप कंसिस्टेंसी के साथ जब आप सीखना शुरू कर देते हो, तो उसके बाद ये होता है कि आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाती है। लेकिन स्टार्ट में मुश्किलात होती हैं, आपको कुछ चीज़ों का पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारी बेसिक्स वीक होती हैं। लेकिन ऐसा ऐसा जब आप कंसिस्टेंसी के साथ सीखना शुरू कर देते हो, तो आपकी हर चीज़ बेहतर होती है। सही, सही। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप चाइना में आके काफ़ी बाउंड हो गए होंगे, मतलब काफ़ी लिमिटेशंस हैं यहाँ पे। बंदा आउटिंग वैसी नहीं कर सकता जैसे पाकिस्तान में है, या सोशल सर्कल वैसा नहीं है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आपने किस तरह इसको टैकल किया सोशल लाइफ को? एक्चुअली ऐसा नहीं होता जैसे हमें लग रहा होता है। लेकिन ये है कि चाइना के अंदर ना एक चीज़ है कि चाइना के एमफिल जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। और क्योंकि आपने अपनी रिसर्च को भी टाइम देना है, अपने दोस्त जो होते हैं, क्योंकि जब आप फॉरेन कंट्री में होते हैं ज़ाहिर है आप डिप्रेस भी फील करते हैं, तो आपको एक कंपनी चाहिए। तो आपके अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है जिनके साथ आप आउटिंग के लिए जाते हो। तो इसमें ये होता है कि आप तकरीबन हफ्ते के अंदर आप 5-6 दिन जो होते हैं आप काम करते हो, और एक दिन जो होता है आप स्पेसिफिक जो होता है आपको लाजमी आउटिंग के लिए जाना चाहिए। तो ये टाइम मैनेज मतलब जो है वो ये होता है कि 5 दिन मैं काम करता हूँ, और छठे दिन जो होता है मतलब या 7वें दिन जो है हम दोस्तों के साथ जाते हैं बाहर, जो है नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो
काफ़ी सारे जो कल्चर्स हैं वो आप एक्सप्लोर करते हो, नई चीज़ें देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये नहीं है कि आप सारा टाइम ही आप काम कर रहे होते हो, लेकिन ये है कि आप एक्सप्लोर भी करते हो, नई चीज़ें देखते हो तो बहुत इंजॉय भी करते हो आप। तो टाइम मतलब वर्किंग के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ आपको इंजॉय करने का भी बहुत अच्छा मौका मिलता है। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स माइंड में यही क्वेश्चन लेके घूम रहे होते हैं कि चाइना की डिग्री की वर्थ नहीं है, चाइना में जो है वो जब हम स्टडी मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इससे बेहतर है किसी यूरोपियन कंट्री में चला जाए बंदा, या किसी और ऐसे कंट्री में जिसकी डिग्री की वर्थ हो। तो आप क्या समझते हैं कि डिग्री की इसकी वर्थ है, कितनी वर्थ है, और इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं करियर के हवाले से? यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जो बिल्कुल सच नहीं है। बस वो एक ऐसे कह सकते हैं रूमर्स हैं, उनके बारे में तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अभी मैं आपको बात बताऊँ, चाइना की जो रिसर्च है वो यूरोपियन कंट्रीज से बहुत बेहतर है। इनके पास जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत बेहतर हैं। जब तक आपका एक्सपोज़र नहीं होता तो बस आप यही समझते हो कि नहीं, नहीं चाइना नहीं जाना, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स है। जब आप चाइना आओगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो एक्चुअली चाइना से ही टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से ही टेक्नोलॉजी ले रहे हैं और चाइना से ही सीख रहे हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि चाइना की फॉर एग्जांपल मैं एमफिल कर रहा हूँ, तो इस बेस के ऊपर मैं मुझे पीएचडी में एडमिशन जो है बहुत इजीली मिल जाएगा। ये क्योंकि हमें जो भी हमारे सीनियर्स हैं, तो अभी हमारा जो है रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ के, उनको चाइना के अंदर ही हमारी यूनिवर्सिटी ने ही एडमिशन दे दिया पीएचडी के लिए। उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हाँ, अगर कोई जाना चाहता है तो एक ये चीज़ है कि चाइना एक फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत हाई रैंकिंग है, और इसके अलावा आपकी पब्लिकेशंस होती हैं मास्टर में, क्योंकि पाकिस्तान में तो आप बहुत कम ही होता है कि आपकी मास्टर के अंदर कोई पब्लिकेशन होती है, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन चाइना के अंदर कोई ना कोई आपकी पब्लिकेशन ज़रूर हो जाती है मास्टर के अंदर ही, चाहे वो एज अ फर्स्ट ऑथर हो, चाहे चाहे एज अ को ऑथर हो। तो फिर ये होता है कि आप चाइना है ये कि आपकी फर्स्ट जो है वो स्टेप है, आप एमफिल यहाँ से करो, और उसके बाद फिर अगर आप सर रहना चाहते हो चाइना में वो आपकी मर्जी है। अगर आप जाना चाहते हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए में पीएचडी के लिए निकलें, और या जर्मनी के लिए निकलें, तो आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इवन कि एमफिल चाइना से करने के बाद आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं। अभी रिसेंटली एक भाई जो हैं वो नॉर्वे के अंदर जॉब कर रहे हैं, जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने एमफिल किया और उनको रिसेंटली अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने पीएचडी के लिए नहीं किया, वो नॉर्वे में जॉब करने के लिए चले गए। तो बहुत सारी मतलब ऐसी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और चाइना की डिग्री की बहुत हाई वैल्यू है, और मेन चीज़ ये है कि रिसर्च की बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है। तो ये चीज़ मतलब इम्पोर्टेंट है चाइना की डिग्री के बारे में। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मेंशन किया कि एमफिल या मास्टर करने के बाद फिर डॉक्टरल डिग्री पीएचडी की ऑफर हो जाती है, यहाँ से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफर करते हैं। तो क्या इसमें ये सीन होता है कि एमएस लीडिंग टू पीएचडी, या अगर कोई बंदा डायरेक्ट डीवीएम के बाद पीएचडी में आना चाहे, तो इस तरह कोई सीन है डायरेक्ट वाला, या एमएस लीडिंग टू पीएचडी, इस तरह क्या कितनी अपॉर्चुनिटी हैं? यहाँ पे दो चीज़ें हैं, क्योंकि चाइना के अंदर ना मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एमएस लीडिंग टू पीएचडी नहीं करवाती। वो कोरिया के अंदर हैं, या आप कह सकते हैं यूएसए या कनाडा वाले जो ममालिक हैं उनके अंदर हैं। तो यहाँ पे ये सीन होता है कि आप जिस लैब में आते हो ना, फॉर एग्जांपल मैं इस लैब में आया हूँ, तो इसमें ये है कि मैं पहले एमफिल करूँगा, उसके बाद मेरी प्रोफेसर जो है वो मुझे एक्सेप्टेंस दे देगी अगर मैंने उसको अपनी परफॉर्मेंस दी दी है। अगर मैं उसको लगता हूँ कि बहुत अच्छा हूँ, वो मुझे खुद ही कहेगी कि आपने पीएचडी मेरी लैब से करनी है। उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ से करना चाहते हो या आप किसी और कंट्री में मूव होना चाहते हो। और ये है कि दूसरी बात ये आप कह रहे हैं कि बैचलर के बाद डायरेक्ट पीएचडी, तो चाइना के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। वो बाकी कंट्रीज जैसे कनाडा, यूएसए या बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, मेरे ख्याल में उनके यहाँ ऐसा सीन होता है, लेकिन चाइना के अंदर ऐसा सीन नहीं है। चाइना में आप बैचलर के बाद एमफिल ही करोगे, और उसके बाद फिर अ, 2 या 3 साल का जो एमफिल अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर आप पीएचडी में इनरोल होगे, जैसा बाकायदा जो प्रोसेस होता है उसके ज़रिए से। लेकिन ये है कि डिपेंड करता है कि आप उस लैब से करना चाहते हो या किसी और कंट्री में जाना चाहते हो या किसी और चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन एक स्टूडेंट्स के हवाले से है, जो स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं। मुझे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको भी क्वेरीज सेंड करते होंगे। वो ये है कि स्टूडेंट कहते हैं कि पब्लिकेशन हमारे पास नहीं है, हमारे पास सीजीपीए हमारी कम है, आइट्स नहीं है। तो इन चीज़ों का कितना रोल है एडमिशन सिक्योर करने में? आप आईएसओ में भी रहे हैं, और आपको इन चीज़ों का पता है कि कौन-कौन सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको स्टूडेंट्स फुलफ़िल करें तो उनका एडमिशन ईज़िली सिक्योर हो जाता है? मेरे ख्याल में जो मेन चीज़ें, अगर तो आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो पब्लिकेशन इतनी मैटर नहीं करती। ख़ास तौर पे इन कंट्रीज़ के लिए, जैसे कि चाइना है, कोरिया है, ताइवान है, जापान है, इसके अलावा मलेशिया है, उनके भी स्कॉलरशिप होते हैं, तो इधर पब्लिकेशन इतनी मैटर नहीं करती। और डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ये डिपेंड करता है या वेरीज़ करता है। आइल्स भी इतना मैटर नहीं करता, और पब्लिकेशन, ये जो 2 मेन मसले हैं ना, आइल्स और पब्लिकेशन, ये इतना मैटर नहीं करता। हाँ, ये है कि आपकी सीजीपीए थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, ये मैटर करता है किसी भी स्कॉलरशिप के लिए। इसके अलावा आपकी सीवी मजबूत होनी चाहिए। इसके अलावा आपका रिसर्च प्लान या आपका स्टडी प्लान, ये 2-3 चीज़ें हैं, ये आपकी मजबूत होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में आपको एडमिशन ईज़िली मिल सकता है। ख़ास तौर पे चाइना में पब्लिकेशन इतना मसला नहीं है। मेरे ख्याल में ताइवान में भी इतना बड़ा मसला नहीं है पब्लिकेशन, ख़ास तौर पे जो एमफिल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। हाँ, पीएचडी के लिए वो थोड़ा बहुत जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं पब्लिकेशन के लिए, लेकिन एमफिल के लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जब आप एमफिल के लिए अप्लाई करें, तो आप मेरे ख्याल में काफ़ी कंट्रीज़ को टच करें, और आप उनकी रिक्वायरमेंट देखें, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट देखें। तो मेरे ख्याल में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वो अल्लाह पाक की मर्ज़ी, जहाँ पे आपका रिस्क लिखा होगा वहाँ पे आपने जाना ही है। जी। लेकिन मेरे ख्याल में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि आप अगर मेहनत करके अपनी 2-3 चीज़ें जो आपके हाथ में हैं, जैसे सीवी, स्टडी प्लान, रिसर्च प्लान, आपकी ईमेल का स्ट्रक्चर, आपके जो ये है कि कवर लेटर कैसा होना चाहिए, ये 2-3 चीज़ें अगर आप इम्प्रूव कर लें, मेरे ख्याल में आपका एडमिशन हो सकता है चाइना, जापान, कोरिया और ताइवान जैसे ममालिक के अंदर। सही। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट करना चाहिए, और कैसे, मतलब स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक इस प्रोसेस के बारे में नो हाउ नहीं की, उनको नहीं पता, तो वो कब से स्टार्ट करें प्रोसेस, और कैसे मतलब अपनी डॉक्यूमेंटेशन करें? थोड़ा इस बारे में बता दें, और डेट्स के बारे में भी थोड़ा बता दें कि कब से कब तक ओपन रहती हैं ये मतलब पोजीशन। क्योंकि मैं चाइना चाइना की स्कॉलरशिप पे हूँ, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा बेहतर पता है। जो चाइनीज़ स्कॉलरशिप है ना, ये स्टार्ट हो जाता है सितंबर से। हर साल सितंबर से स्टार्ट होता है, और इसकी डेडलाइन मोस्टली यूनिवर्सिटी की जाती है मार्च के एंड तक। ठीक है, सितंबर से स्टार्ट होता है। तो जब सितंबर से स्टार्ट होता है, तो आप सितंबर से ईमेल करना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ से एक चीज़ मैं आपको जो है वो वाज़ेह कर दूँ, कि आपकी सीवी जो है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए जब आप प्रोफेसर को ईमेल भेजते हो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। तो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए जब ईमेल भेजते हो, तो आपको अच्छी तरह ईमेल लिखना आनी चाहिए। तो आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हो। आप कॉपी पेस्ट ना करें। उसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, जिसकी बेस पे मुझे लगता है कि आपने भी बहुत अच्छा ट्रिक यूज़ किया था। जब मेरी आपसे बात हो रही थी, मेरे ख्याल में आपको मोर देन 10 एक्सेप्टेंस लेटर मिले थे शायद। मैं यस, गलत भी हो सकता हूँ, यस, मेरे ख्याल में यस, इस तरह ही हुआ होगा। यस। तो उसमें ये है कि आप जब चाइना के अंदर स्टार्ट करते हो, एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सितंबर से आप स्टार्ट कर देते हो, आप न्यू ग्रेजुएट हो, आपकी फॉर एग्जाम्पल आप 2025 में ग्रेजुएट होंगे जुलाई के अंदर, तो आप स्टार्ट कर दो सितंबर के अंदर, आप स्टार्ट कर देते हो अपनी ईमेल लिखना प्रोफेसर को। तो आप जब एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो ना, तो एक डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर को रीच करें। तो आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए, ईमेल अच्छी होनी चाहिए। एक प्रोफेसर को ईमेल भेजें आप। ठीक है, आप 2-3 दिन वेट करें। ठीक है, अगर वो एक ही डिपार्टमेंट का एक प्रोफेसर है, तो अगर आपको रिप्लाई नहीं करता, आप उसको रिमाइंडर ईमेल भेजें। तो ये प्रोसेस जो है थोड़ा लेंथी है, और थोड़ा पेशेंस वाला है, मतलब आपको सब्र करना पड़ता है। लेकिन ये है कि जब आप इस तरह तरीके से एक प्रोटोकॉल से चलते हो, तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर इजीली मिल जाता है। तो जब आप अप्लाई करेंगे, एक्सेप्टेंस लेटर के लिए भेजेंगे आप, एक्सेप्टेंस लेटर भेजेंगे, मतलब ईमेल भेजेंगे, रिमाइंडर ईमेल भेजेंगे, उसका अप्लाई रिप्लाई नहीं आता, तो फिर आप दूसरे मतलब प्रोफेसर का जो उसी डिपार्टमेंट होता है उसको ईमेल भेजें। उसमें साथ ये है कि आप बाकी यूनिवर्सिटीज को, फॉर एग्जाम्पल आपने मेरी यूनिवर्सिटी को टच किया है, इसके एक डिपार्टमेंट को के प्रोफेसर को भेजा है, साथ में उसी दिन आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के
प्रोफेसर को भेजें, साथ में तीसरी यूनिवर्सिटी के, मतलब एक ही दिन आप 5 से 6 यूनिवर्सिटी को टच करें एक प्रोफेसर को, फिर उसी लास्ट से आप उनको रिमाइंडर ईमेल भेजें, अगर रिप्लाई नहीं करते फिर आप दूसरे प्रोफेसर की तरफ जाएं। एक ही दिन एक ही प्रोफेसर, एक ही जो डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को आप इकट्ठे ईमेल अगर भेजेंगे तो वो प्रोफेसर खास तौर पे देख रहे होते हैं कि मतलब ये किसने भेजी, वो एक दूसरे से राब्ते में होते हैं। खास तौर पर चाइनीज स्टूडेंट, वो कहते हैं अच्छा इसने आपको भी भेजी है, इसने आपको भी भेजी है, मतलब ये सीरियस नहीं है। तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपने किस मतलब मेजर में अप्लाई करना है और किस प्रोफेसर को ईमेल भेजनी है। मतलब एक खास प्लान के तहत अगर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी। और हाँ, चाइना में ये भी होता है कि टाइम का भी डिफरेंस होता है, क्योंकि चाइना जो है 3 घंटे आगे है। तो अगर आप ईमेल भेजते हैं तो आप सुबह के वक्त 6 बजे ईमेल भेजें, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6 बजे भेजें, तो इधर चाइना के अंदर 9 बजे होगा टाइम। तो उस टाइम टीचर जो आता है अपने ऑफिस में आता है और वो ईमेल ईमेल देखता है, तो उस टाइम ईमेल आपकी ऊपर ऊपर होगी क्योंकि आपने रिसेंटली भेजी होगी, तो वो आपको मे बी रिप्लाई कर दे। तो सम टाइम ये होता है कि आप प्रोटोकॉल को फॉलो भी करते हैं, तब भी आपको सक्सेस नहीं मिलती या टीचर रिप्लाई नहीं करता। तो कोई बात नहीं, आपको तकरीबन ये कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होता है, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको रिप्लाई आता है और आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है। तो ये है कि इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, सब्र चाहिए, और प्लानिंग के साथ अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। सही सही। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि सीवी में क्या, कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन से ऐसे जो है वो स्किल ऐड होनी चाहिए, या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप समझते हैं कि प्रोफेसर के लिए आई कैचिंग हैं और वो इजीली आपको जो है एक्सेप्टेंस दे सकता है। तो दूसरा ये भी साथ बताएं कि सीवी अगर इतनी स्ट्रांग नहीं है तो पब्लिकेशन भी नहीं है, क्या बंदा आइट्स कर ले तो आइट्स से फिर एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है? या मैंने तो ये देखा है कि चाइनीज प्रोफेसर आजकल जो एमएस की पोजीशंस आ रही हैं उनमें तो पार्टिकुलरली जो है प्रोफेसर यही पूछते हैं पहले कि मैं एक्सेप्टेंस आपको बाद में दूंगा, पहले आप ये बताएं इंग्लिश चाइनीज प्रोफिशिएंसी है आपके पास या नहीं है। तो इसमें कितनी मतलब ताकत है? अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उनके पास चाइनीज प्रोफिशिएंसी नहीं है, तो वो क्या करें ऐसा कि प्रोफेसर को मोटिवेट करें, वो उनको जो है इजीली एक्सेप्टेंस दे दें? यहाँ पे यहाँ पे एक एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये डिपेंड करता है ना, अब जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो आप प्लानिंग के साथ चलें। फॉर एग्जांपल आपका मूड है आपने चाइना आना है, तो आप चाइना के लिहाज से रिक्वायरमेंट देखें। अगर आप आइल्स दे देते हैं तो ये वेल एंड गुड है, लेकिन लाजमी नहीं है। अगर आप चाइनीज प्रोफिशिएंसी हासिल कर लेती हैं तो ये भी वेल एंड गुड है, लाजमी नहीं है। लेकिन ये है कि अब रिसेंटली चाइना के अंदर भी जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा जो फॉरेनर हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। तो जाहिर है वो तो उसी को ही प्रेफरेंस देंगे ना जिसकी मतलब रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी, जिसके पास ये चाइनीज प्रोफिशिएंसी होगी या जिसके पास आइल्स होगा, वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। इन केस आपके पास आपकी सीवी अच्छी नहीं है, आपके पास पब्लिकेशन नहीं है, तो आपका पॉजिटिव, आप अपने सीवी को इम्प्रूव करने के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकती हो। अभी जैसे कोर्सेरा है या फ्यूचर लर्न है, इन इन वेबसाइट पे आप जाएं तो आप अपने जो रिलेटेड कोर्सेज हैं या डाटा एनालिसिस कोर्सेज हैं इनके बारे में कोर्सेज करें, या कोई पेड कोर्सेज कर लें जो डाटा एनालिसिस के बारे में है या बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में है, क्योंकि दुनिया इसी की तरफ जा रही है। तो जब ये चीज़ें या कोर्सेज आपकी सीवी में ऐड होंगी तो कोई प्रोफेसर देखेगा, उसका डाटा एनालिसिस पे काम होगा या बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड काम होगा, तो वो आपकी पब्लिकेशन नहीं देखेगा, वो आपकी जो है आइल्स नहीं देखेगा, वो देखेगा हाँ ये इसने कोर्सेज किए हुए हैं, ये डाटा एनालिसिस कर सकता है या मशीन लर्निंग इसको आती है, जैसे पाइथन के कोर्सेज होते हैं, इस तरह के कोर्सेज होते हैं, इसको आते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ मतलब अट्रैक्ट होगा और आपको एक्सेप्टेंस दे देगा। और दूसरा ये चाइनीज प्रोफिशिएंसी की बात, तो अगर तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे यूएफ है, वो कोर्सेज करवाती है HSK 2 के, HSK 3 के, या यूआस करवाता है, वो यूआस जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के भी करवाता है, जर्मन के भी करवाता है। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप फ्री हैं, तो आप ये कोर्सेज कर ले, इसका आपको नुकसान नहीं होगा, इसका आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आप अगर फ्रेंच लैंग्वेज कर लेते हैं तो आप फ्रांस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। अगर आप आइल्स कर लेते हैं तो इसमें ये है कि बाकी कंट्रीज के लिए भी आपके लिए राहें हमवार हो जाएंगी। तो अगर आपके पास इतना टाइम है, आपके पास पैसे हैं और आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप ये लैंग्वेज कोर्सेज करें। मैं आपके लिए मतलब इसको मैं बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड करूँगा। अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीख सकते हैं या कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं,
तो आप सीखें, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आपकी सीवी के ऊपर। और दूसरा ये है कि अगर ऑनलाइन कोर्सेज कर लेते हैं तो इसका भी आप मतलब अपनी सीवी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके साथ ये कि सीवी के अंदर अपनी जो ये लिखते हैं कि हमारी हॉबीज़ ये हैं, या हम लिख देते हैं कि हमारी मतलब मोस्टली जो बैचलर के बाद हमें पता है कि हम सीवी बनाना नहीं आता हमें, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था, ऐसा ऐसा बंदा अपने आप को इम्प्रूव करता है। हम भी लिख सकते थे कि हमारी जो बेसिक स्किल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या गूगल फेसबुक या इस तरह की, ये कोई सोशल स्किल मतलब ये स्किल्स नहीं है। स्किल्स ये हैं कि आपको डाटा एनालिसिस आता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस आता है, तो इस तरह के ये स्किल्स होते हैं, वो अपनी सीवी के अंदर ऐड करें। इसके अलावा हाँ, आपकी जो वॉलंटियर एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत मैटर करती हैं। जब आप किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए अप्लाई करते हो, चाइना के अंदर अप्लाई करते हो, जैसे कि आपको किसी सोसाइटीज़ के अंदर काम कर रहे हो, या आप कोई सेमिनार अटेंड करते हो, उसके आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो कोई भी साइंटिफिक एक्टिविटीज़ होती है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर या ऑनलाइन हो रही है, तो आपको लाजमी अटेंड करें, वो आपकी सीवी के अंदर अच्छा इम्पैक्ट मतलब डालती है। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे ख्याल में, इनके ऊपर बंदा अगर प्लानिंग के साथ चले तो आपकी मतलब सक्सेस के हाई चांसेस हैं। वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना चाहिए उसमें उसमें सीवी में, या उसका इतना रोल नहीं होता? नहीं, मेरे ख्याल में वर्क एक्सपीरियंस अगर आप क्लिनिकल वेटरी मेडिसिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर है, अगर आप किसी क्लिनिक पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जाहिर है आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि आप जानवरों के साथ जो है वो फिजिकली इंटरेक्ट हुए हो। तो उसके बाद ये है कि अगर आप किसी लैब में वर्क कर रहे हो, आप ब्लड टेस्ट कर रहे हो या सीआरपी टेस्ट कर रहे हो या कोई भी हीमोग्लोटिनेशन टेस्ट कर रहे हो लैब में, तो जब आप उसको डालते हो तो जाहिर है उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट होता है। तो मेरे ख्याल में वर्क एक्सपीरियंस भी डालना चाहिए। सही, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, सीवी में कुछ और पॉइंट्स मेरे ज़हन में आ रहे हैं। वो ये है कि कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो ये रिकमेंड करती हैं कि आपका जो स्टडी गैप है वो नॉट मोर देन 6 मंथ होना चाहिए। तो इसमें मतलब अगर कोई बंदा है, स्टूडेंट है, जिसने जॉब की है या जॉब नहीं की बन के अगर अनएम्प्लॉयड रहा है, तो वो किस तरह इस चीज़ को जस्टिफाई करे? अगर उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है और स्टडी गैप भी मोर देन 6 मंथ है, तो इस चीज़ को आप किस तरह मतलब देखते हैं? मेरे ख्याल में उस चीज़ को ना आप जब आप ये रिसर्च वाली फील्ड में आते हैं ना, तो आपको लफ्ज़ों के साथ खेलना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक ख़ास। इसमें ये है कि आप मोटिवेशन लेटर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि या कवर लेटर लिखते हैं। तो अगर आपका स्टडी गैप ज़्यादा है, इन केस आप प्राइवेट क्लिनिक पे जॉब कर रहे थे, या आप मार्केटिंग कर रहे थे, या आप डेयरी फार्म पे काम कर रहे थे, ठीक है, आप लिख सकते हैं कि आपने डीवीएम किया, उसके बाद आप जॉब कर रहे थे। तो जब आप जॉब कर रहे थे, आप उसी को अपनी मोटिवेशन बनाओ कि आपने डीवीएम किया क्योंकि आपको पता था, आप शुरू से जानवरों के साथ लगाव था, इस वजह से आपने डीवीएम किया। डीवीएम के बाद देखा कि पाकिस्तान के अंदर ना फॉर एग्जांपल आप जो है पेट एनिमल प्रैक्टिस की तरफ जाते हो, कि आपका शौक था कि आप क्लिनिक पे काम करो, जो जानवर आप देखते हो उनकी खिदमत कर सको। तो ये आपकी मोटिवेशन थी, जिसकी वजह से आपने क्लिनिक पे जॉब करना शुरू कर दी। तो जब आपने जॉब करना शुरू कर दी तो आपने देखा कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, मतलब पार्वो के केसेस आ रहे हैं या रेबीज के केसेस आ रहे हैं। तो आपके माइंड में एक बात आई, ये मतलब कि यार कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि मैं मतलब इनका इलाज कर सकूं। या आप कोशिश करें, मतलब कोई जानवर आए हैं, उनके ऐसे ज़ख्म हैं जो बर्न के केसेस हैं, या उनके मतलब ऐसे जो एक्सीडेंट के केसेस होते हैं जिसमें लार्जर वुंड होते हैं, तो उसमें आप ये होता है कि आपको कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से उनके जो ज़ख्म हैं या उनके जो ऐसी बीमारी है जो वैक्सीनेशन के साथ मतलब ठीक हो सके। तो आपके माइंड में आए कि मेरे अंदर मोटिवेशन पैदा होती है कि मैं कोई ऐसी चीज़ ईजाद करूं या इनोवेशन की तरफ जाऊं, ताकि मैं उनके ज़ख्म ठीक कर सकूं। तो फिर मैं जॉब कर रहा था, तो इस वजह से मेरे माइंड में ये आया कि मुझे रिसर्च की फील्ड में जाना चाहिए, ताकि मैं उनके लिए स्टेम सेल्स जो है वो इनोवेट कर सकूं, या उनके लिए कोई वैक्सीनेशन या कोई ऐसी ड्रग बना सकूं जो उनके वुंड को क्योर कर सके या उनके डिजीज़ को ख़त्म कर सके। तो इस वजह से मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ इस ख़ास फील्ड में, ताकि मैं उनके लिए कोई ऐसी फील्ड मतलब ऐसी रिसर्च या ऐसी कोई इनोवेशन डाल सकूं, ताकि तो उनकी जो है वुंड वगैरह या उनकी बीमारी जो है उनका खात्मा हो सके। तो ये जैसी एक मोटिवेशन है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो जब एक मोटिवेशन आप डालते हैं स्टेप बाय स्टेप, मतलब तो फिर उनको पता चलता है कि हाँ इसके माइंड में क्लैरिटी है, इसने ये काम किया है, तो इसकी
बैकग्राउंड में ये मोटिवेशन थी। अब ये अप्लाई करना चाहता है मास्टर के लिए या पीएचडी के लिए, तो उसके अंदर ये मोटिवेशन थी। तो जब आप इस स्टेप बाय स्टेप चलते हो, कोई मोटिवेशन आपके पास होती है, तो वो डेफिनेटली आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो कहते हैं कि हाँ जी, इस बंदे के पास मोटिवेशन है काम करने के लिए। तो ये एक बेसिक प्लान है। उस प्लान के तहत आप चल के मतलब सक्सेस हासिल कर सकते हो। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी जॉब के हवाले से मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि चाइना में स्टूडेंट्स जॉब्स तो नहीं कर सकते, फिर उस हवाले से कौन कौन सी और अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं? लाइक से अगर कोई अर्न करना चाहता है तो कौन कौन से और फोरम हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो इस हवाले से अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो वो काइंडली शेयर करें। बेसिकली चाइना के अंदर ना सीएसई ने, जो सीएसई स्कॉलरशिप है, वो उन्होंने अलाउ तो किया हुआ है चाइना के अंदर स्टूडेंट को मतलब जॉब करना। तो चाइना के अंदर ये चीज़ है कि यहाँ पे क्योंकि एमफिल जो है वो बहुत हेक्टिक होता है, इसमें मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सको। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर और आपके जो है सुपरवाइजर के ऊपर कि वो आपको कैसे लेके चलता है या आप उनको कैसे लेके चलते हो। तो क्योंकि आप भी चाइना के अंदर पीएचडी कर रहे हो, आपको पता है कितना टाइम देना पड़ता है। काफ़ी रूटीन जो है हेक्टिक होती है, क्योंकि यहाँ जब आप अब्रॉड होते हो आपको काफ़ी सारी चीज़ें खुद मैनेज करती हैं, मैनेज करना पड़ती हैं। इसमें यह है कि आपको खाना भी मैनेज करता है, आपने डेली रूटीन भी मैनेज करनी है, आपने अपनी क्लासेस भी मैनेज करनी है, आपने अपना लैब वर्क भी मैनेज करना है। तो आपके पास बहुत टाइम कम मतलब टाइम जो है वो बहुत कम बचता है कि आप जो है पार्ट टाइम जॉब कर सको। तो यहाँ पे जो सीएससी स्कॉलरशिप होता है वो बेसिकली इतना इनफ होता है कि यहाँ पे आप मतलब अपनी सेविंग भी कर सकते हो और अपना अच्छा गुजारा भी कर सकते हो। जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होता है वो थोड़ा कम होता है, तो उसमें ये है कि थोड़ा बहुत आप सेविंग नहीं कर सकते हो, बस आप बमुश्किल आपका अपना गुजारा होता है। तो इसमें ये है कि एक दो मतलब अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं ये होती हैं कि आप, अगर आपको टाइम मिलता है और आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ करती है बाहर जॉब करना और आपकी चाइनीज़ अच्छी है तो आप जॉब कर सकते हो। वरना ये है कि मेन जो चीज़ मैंने देखी है, जो मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट करते हैं, वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश जो पढ़ाता है, इंग्लिश ट्यूशन, उनको खासी अच्छी पेमेंट मिलती है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप अपनी किसी चाइनीज दोस्त को कहो, वो आपके लिए जो है कोई ट्यूशन ढूंढ देगा। तो आप वहाँ पे जाके एक दो घंटा, मेरे ख्याल में एक दो घंटा आप निकाल सकते हो। तो एक दो घंटा आप पढ़ा दें ट्यूशन। लेकिन ये है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती फिर आपको थोड़ा इलीगल होके मतलब पढ़ाना पड़ता है और ख़ास तौर पे ख्याल करना पड़ता है। फिर वहाँ पे आप ट्यूशन पढ़ाओ, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट को देखा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट को वो ट्यूशन पढ़ाते हैं और अच्छी खासी जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक खास जो है मेरे ख्याल में एक इजी वे है और एक सिक्योर वे है। इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाओ और आप मतलब अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। मतलब आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है, इसके अलावा ट्यूशन पढ़ा के भी जो है अच्छी खासी पेमेंट जो है वो मनी जो है वो अर्न कर सकते हो। तो सही। मेरे ख्याल में ये बेस्ट वे है, क्योंकि बाकी जो है वो इतनी इजी नहीं है। वरना आपकी चाइनीज़ इतनी अच्छी होनी चाहिए तो आप, और अगर आप रिसर्चर हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पार्ट टाइम जॉब करो 5-6 घंटे। तो एक ट्यूशन पढ़ाने वाला एक अच्छा आइडिया है अगर आप सही परस्यू करो इसको तो। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे बस लास्ट क्वेश्चन यही है कि स्टूडेंट्स के लिए कोई मोटिवेशन या कोई आप एडवाइस करना चाहें, उनके लिए कोई पैगाम दें कि वो किस तरह मतलब आएँ अगर चाइना में आना चाहते हैं तो? मेरा पाकिस्तानी स्टूडेंट को बस एक ही ये पैगाम है कि जब आप पाकिस्तान में होते हैं ना, तो हमारे पास हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। एक तो हमारी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चल रही है क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से। दूसरा, हमारी सोसाइटी के जो मसले मसाइल है बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान में रहोगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इतना गुरूम हो सकोगे। आपको हमेशा लोड शेडिंग का भी मसला होगा, आपको टेररिज्म का भी मसला होगा। अभी तो माशाल्लाह टेररिज्म वाला मसला काफ़ी हद तक हल हो गया, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जो आपको रोकते हैं। आपकी जो माइंड की ग्रोथ होती है या आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है वो आपकी रुक जाती है। लेकिन जब आप फॉरेन कंट्री में आते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, डिफरेंट कल्चर से मिलते हो, डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलते हो, तो आपको पता चलता है यार ये दुनिया कैसे जा रही है। ये मतलब इतनी मेहनत करते हैं और मतलब इतनी स्ट्रगल करते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। तो आपका दिल करता है कि हाँ जी, आप भी पॉजिटिव पॉजिटिव जो इनकी चीज़ें होती हैं वो लेते हैं, आप उनसे सीखते हैं। तो आपके जो पर्सनल ग्रोथ भी होती है, आपकी माइंड की भी ग्रोथ होती है। तो जो आपकी सोच यहाँ से होती है ना, वो ऊपर चली जाती है। आप थोड़ा बेहतर सोचना शुरू कर देते हो। फिर आप अपनी सोसाइटी के लिए सोचते हो, अपनी फैमिली के लिए भी सोचते हो। फिर सोचते हो यार नहीं यार, लाइफ तो ये है। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हो। आप आप ये समझते हो कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन जब आप बाहर आते हो तो आप देखते हो नहीं यार, लाइफ तो यहाँ है।
ये लोग मेहनत भी करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, ईमानदारी से अपनी फैमिली चलाते हैं और फिर इंजॉय भी करते हैं। आया कि हमारे काफ़ी सारी जो मज़हब जो है वो इजाज़त नहीं देता, लेकिन आप उसके अंदर रह के भी काफ़ी सारा एन्जॉय कर सकते हो, मेहनत करते हो, अपने आप को ग्रूम करते हो, अपनी जो पर्सनल जो है स्किल, अपने आप को पंक्चुअल बनाते हो, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बाहर आके सीख सकते हो। मेन चीज़ ये है कि आप इंडिपेंडेंट होते हो, आप अपना खाना खुद बनाते हो और आप मतलब हार्ड वर्किंग बन जाते हो, आप पंक्चुअल बन जाते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बाहर आके मतलब आप सीख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए। मैं उनको हाईली रिकमेंड करूँगा वो चाइना भी अप्लाई करें। वो सारे मतलब जो कंट्रीज़ हैं जो खुले हैं उनके लिए, चाहे वो टर्की है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है, सब के लिए अप्लाई करें और बाहर निकलें, ताकि उनको मतलब मौका मिले बाहर की दुनिया देखने का। क्योंकि आप सबके पास मौका है, मतलब बाहर जाएँ, और अल्लाह पाक ने आपको इस दुनिया में भेजा है। वो मतलब इस दुनिया में भेजा कि आपको नादरा का शिनाख्ती कार्ड नहीं दिया कि बस आप पाकिस्तान में रहो। अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया बनाई है, आप पूरी दुनिया एक्सप्लोर करो। और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि जो है सफ़र के अंदर वो बरकत है। तो आप सफ़र करोगे, हिजरत करोगे तो उसके अंदर बरकत है। तो आप देखोगे अपनी लाइफ़ चेंजिंग, तो अपनी देखोगे आपकी लाइफ़ काफ़ी चेंज हुई है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोर्स करूँगा पाकिस्तानी स्टूडेंट को, अपनी बैचलर के बाद या बैचलर के अंदर भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है, तो बाहर निकलें, बाहर की ज़िंदगी देखें और मेहनत करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। अपनी जो सोसाइटीज़ हैं, अपनी जो पाकिस्तानी जो फैमिली है, उनको इम्प्रूव करें और उनको भी कोशिश करें बाहर निकलें, ताकि हम एक पाकिस्तान के एज़ अ एम्बेसडर बनें और अपनी फैमिली को लाइफ़ को इम्प्रूव करें, अपनी लाइफ़ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो ये मेरा जो है पैगाम है पाकिस्तानी स्टूडेंट को जो अभी पाकिस्तान में और बाहर अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि बस मेहनत करें, स्ट्रगल करें, और अगर आपको रिजेक्शन भी मिलती है, कोई बात नहीं, अगले साल अप्लाई करें। लेकिन अपनी जो है 1 साल अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी क्या ख़ामियाँ थी। क्योंकि मैंने भी जो 2020 में अप्लाई किया था, मुझे पता है मेरी सीवी भी अच्छी नहीं थी, मेरा मोटिवेशन लेटर भी अच्छा नहीं था, तो फिर मैंने सीखा उससे। फिर उस क्लास से मैंने मतलब ये है कि मैंने दोबारा अच्छी कोशिश की, मतलब अच्छी तरह मतलब उसको अच्छा किया। फिर अल्लाह पाक की मदद से ये है कि अल्लाह पाक ने लिखा था तो रिज़्क तो यहाँ पे आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे हूँ, और अल्लाह पाक का बहुत-बहुत शुक्र है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ नई चीज़ें देखी हैं, और इंशाल्लाह आगे भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा, आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो शेयर की हमारे ऑडियंस के साथ। तो इंशाल्लाह और भी आपसे किसी फोरम पे इन टच रहेंगे, और स्टूडेंट्स को अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे तो वो भी आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना टाइम दिया, कीमती वक़्त दिया। तो जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच गज़ाली भाई, और आपको बहुत शुक्रिया। अगेन मैं कहूँगा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह। हमारी जो यूथ है बहुत अच्छी है, बहुत टैलेंटेड है। मैं ये कहूँगा कि अगर ईमानदारी से आप काम करेंगे, हर चीज़ ईमानदारी से लेके चलेंगे, चाहे वो आपका काम है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ़ है। अगर आप ईमानदारी से चलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। हाँ, सम टाइम हमें ये फ़ील होता है कि हमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होता, तो बस अल्लाह पे भरोसा करें और मेहनत करें, और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो इंशाल्लाह हम सब जो यूथ है मिलके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, और पाकिस्तान को दुनिया की हर फोरम पे पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का सबसे लाली परचम है, उसको बुलंद करेंगे। इन थैंक यू सो मच अगेन, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह